हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है, इफ 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 45 डिग्री, 75 डिग्री एंड 140 डिग्री। यहाँ पर आपको 3 एंगल्स दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड की क्लोज्ड फिगर होती है। तो आप कैसी भी एक 4 साइड की क्लोज्ड फिगर बना लें, किसी भी शेप की, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। और इनके सारे वर्टिसेस को नेम दे देते हैं, वर्टेक्स ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन में बोला है 3 एंगल्स जो हैं 45, 75, 140। एक एंगल 45 है, दूसरा एंगल 75 डिग्री है और तीसरा एंगल 140 डिग्री है। आपको फाइंड करना है फोर्थ एंगल। ये जो फोर्थ वाला बच गया है इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, sum of all interior angles of quadrilateral के सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड करके जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। 4 साइड की अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर है तो उसके सारे एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो उनका सम 360 होगा। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स में आप क्या करेंगे, सम के नीचे आप सारे एंगलों को सम करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। 4 एंगल थे, चारों को प्लस करेंगे और इक्वल टू क्या लेंगे, 360 डिग्री। फर्स्ट वाला आपका 75 है, सेकंड 45 है, थर्ड 140 है। ये 3 दिए थे। आप पहला 75 लिख दो या पहला 45 लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे करके लिख दें। फिगर में जो आपने ए मेंशन करा है, ए को क्या लिखा है 75, तो 75 लिखें। बी में फिगर में आपने बी को क्या दिखाया है 140, तो यहाँ ये मैंने 45 लिख दिया, इसे हम 140 लिखेंगे। जो फिगर में आपने शो करा है वही एंगल आप यहाँ लिखेंगे। फिगर आपको ड्रॉ करनी है। और सी में हमें मालूम नहीं, बट डी में लिखा है, देखो मैंने डी में क्या लिखा है 45। जो एंगल फिगर में आपने मेंशन करे हैं वही यहाँ पुट करें, ठीक है। फिगर में आप कुछ भी लिख सकते हो, कहीं भी ए पे 75 लिखा है, बी पे 140 लिखा है, आप सी पे 45 लिख दो या डी पे, कहीं से भी लिख सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जैसे मैंने ए पर 75 लिखा है, बी पर 140 लिखा है तो आप भी ऐसे ही लिखें। कोई से भी 3 एंगल आप 75, 140 और 45 लिखेंगे, फिर उन्हीं को आप नीचे ऐड करेंगे। इज इक्वल टू में क्या लेंगे 360। अब हम तीनों एंगलों को ऐड कर लेते हैं। तो जब इन्हें आप ऐड करेंगे 75, 140 और 45 को, तो आंसर आएगा 5 + 5 10, 1 7 + 1 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 260 हो जाएगा। इन्हें ऐड करके क्या होगा 260 प्लस एंगल सी हमें मालूम नहीं, इज इक्वल टू में है 360 डिग्री। 260 जब आप राइट हैंड पर लाएंगे लेफ्ट हैंड से तो प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड पे एंगल सी रह जाएगा। तो एंगल सी बराबर 360 माइनस 260। तो फाइनली जब आप माइनस करेंगे तो फोर्थ एंगल जो था वो आपका कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो 9th का जो आंसर आ गया फोर्थ एंगल फाइंड करने का वो आ गया 100 डिग्री। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आप सी को ही फाइंड करें, आप बी को भी फाइंड कर सकते हैं, आप ए को भी फाइंड कर सकते हैं, आप डी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप जैसा एज्यूम करेंगे जो अननोन रह जाएगा, जो पता नहीं होगा, जैसे मैंने यहाँ फिगर में सी को कुछ नहीं लिखा तो मैंने सी फाइंड करा। अगर आप फिगर में बी को कुछ नहीं लिखोगे और ए को, डी को और सी को लिख दोगे, बी को कुछ नहीं लिखोगे तो बी फाइंड करना आप, ठीक है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप ए को, बी को और डी को ही लिखें। आप ए बी सी को लिख सकते हो और डी को फाइंड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन के दोनों पार्ट सेम है, मैं आपको सेकंड पार्ट बता देता हूँ। दोनों पार्ट सेम है।
तो दोनों सेम स्टेप्स ही फॉलो करेंगे आप। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो। यहाँ पर भी क्वाड्रिलेटरल वर्ड है, तो क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं 4 साइड की फिगर होते हैं, तो मैं एक 4 साइड की फिगर बना देता हूँ और इन पे नेम लिख देता हूँ ABCD वर्टिसेस नेम। तो ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C और ये एंगल D। क्वेश्चन में बोला है जो एंगल्स हैं वो रेशो में है, तो यहाँ पर रेशो दिया है एंगल A का, रेशो का साइन बनाएंगे, एंगल B रेशो एंगल C रेशो एंगल D। चारों एंगल का रेशो क्या है क्वेश्चन में गिवन है 2:5:5:6। अगला वर्क क्या करना है, जब भी आपको रेशो गिवन हो क्वेश्चन में आप लेट करेंगे, मान लेंगे कि एंगल A जो है फर्स्ट वाला वो क्या है 2x, एंगल A इज इक्वल टू 2x, रेशो है तो x मानेंगे, एंगल B क्या है 5x, कॉमा लगा के लिख दें एंगल B इज इक्वल टू 5x। ऐसे ही एंगल C लिखेंगे, एंगल C थर्ड वाला है 5x और एंगल D 6x। हमने चारों एंगल एज्यूम कर लिए, पार्ट नंबर सेकंड कर रहे हैं, दोनों पार्ट सेम है, फर्स्ट आप खुद ट्राई करेंगे। तो A, B, C और D चारों एंगल हमने यहाँ एज्यूम कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, चारों एंगल्स को ऐड करके कितना होता है वो मैंने ऑलरेडी 9 क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, 360 होता है सारे एंगल्स को ऐड करके। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन सब को ऐड करके क्या होता है 360 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है, प्रॉपर्टी है ये, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम। या आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, अगर आप इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना चाहते तो आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि हमने इसमें एंगल को क्या करा है, सम किया है और उनका आंसर 360 लिया है, तो ये कहलाती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो शॉर्ट में आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, इक्वल टू के आगे, यहाँ 360 के आगे। अब A की वैल्यू आपने क्या एज्यूम करी थी, यहाँ A माना था 2x प्लस B क्या माना था हमने, B था 5x, C क्या था आपका 5x और D 6x। सारे एंगल्स की वैल्यू पुट कर दी और इक्वल टू में 360। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, 2x प्लस 5x 7x, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18। तो ये आ जाएगा, इन्हें ऐड करके 18x और इक्वल में क्या चल रहा है 360। 18 को डिवाइड में ले आएंगे तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 18, कट करेंगे तो 20 आएगा, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। अब ये x की वैल्यू हम चारों एंगलों में पुट करेंगे, A में भी, B में भी, C में और D में। A का आंसर अगर आप देखोगे, A का आंसर क्या है 2x, यानी इक्वल में आप क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई x वाली वैल्यू 20 से कर देंगे, x को हटा दें और x की वैल्यू 20 पुट कर दें, तो आंसर क्या आएगा 40 डिग्री। B की बात करें तो एंगल B क्या था, एंगल B हमने लेट किया था 5x, तो यहाँ लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 20। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। C वाले को देखेंगे तो C भी 5x था, 5x यानी 5 के मल्टीप्लाई x की वैल्यू 20 से, तो आंसर 100 डिग्री। और एंगल D की बात करें, एंगल D था 6x, यानी 6 की मल्टीप्लाई x की वैल्यू जो है 20 उससे करेंगे तो आंसर बनेगा 120। तो ये हमने चारों एंगल के आंसर फाइंड कर दिए। अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि फाइंड ऑल द एंगल्स, वो तो फर्स्ट पार्ट में बोला था। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था, फाइंड ऑल द एंगल्स, तो हमने सारे एंगल्स फाइंड कर दिए। तो फर्स्ट पार्ट में तो आप ऐसे करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। तो ये जो चारों एंगल निकाले हैं इनमें से ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है आपको वो फाइंड करना है। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको ग्रेटेस्ट एंगल कौन दिखेगा इन सब में, 120। तो ब्रैकेट में यहाँ लिख दो, ये है आपका क्या ग्रेटेस्ट एंगल। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 10th का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट पार्ट देखें, फिगर गिवन है आपको, फिगर में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, फिगर में सारे वर्टिसेस के नेम दिए हैं, फिगर के कुछ जगह नहीं भी दिए, वो भी लिखेंगे हम। जैसे ये कोना क्या है A,
ये कॉर्नर बी, ये कॉर्नर सी, ये कॉर्नर डी। ये लाइन आगे तक जा रही है तो इस पे आप फिल करें ई, और ये लाइन भी आगे तक जा रही थी, इस पे आप फिल करें एफ। तो ये फिगर हमने पूरी कर दी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड एक्स एंड वाई। आपको एक्स भी फाइंड करना है और वाई भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस फिगर को फॉलो करें। ये फिगर क्या है, अगर आप देखें ये जो फिगर है, हेडिंग में लिखा हुआ भी है कि फिगर का नाम क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये जो फिगर है आपकी, ये फिगर क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। 60 के ठीक सामने यहाँ पर इस कॉर्नर में भी आपका क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है आमने सामने के एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर वो इक्वल होते हैं। तो इस एंगल का नाम क्या है, ये जो यहाँ इस कॉर्नर पे लिखा है, इस एंगल का नाम 3 अल्फ़ाबेट वाला लिखेंगे आप, 3 अक्षरों से। कैसे, ये जो एंगल है 60, ये 60 एंगल कौन कौन सी लाइन के बीच में आ रहा है, ये लाइन ए से बी आ रही थी और बी से सी, ऐसे आ रही थी लाइन, देखो ऐसे जाकर ऐसे, और इनके बीच में आ रहा है कौन, 60। तो एंगल का नाम क्या होगा, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी, यहाँ सी। आप या तो इस कॉर्नर से शुरू कर लो या इस कॉर्नर से, वो आपकी चॉइस है। यहाँ से शुरू करोगे तो ये लिखा जाएगा ए बी सी, इस तरह भी पढ़ सकते हो आप, ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ोगे तो ये पढ़ा जाएगा सी बी ए, बी को बीच में ही लिखा जाना है, ठीक है ना। तो हम एंगल का नाम लिखते हैं अब। ये वाला जो एंगल है ये है ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर लिया जाए जो एंगल ए बी सी के ठीक सामने है यहाँ। ये कौन कौन सी लाइन के बीच में आ रहा है, अगर आप देखोगे ये वाला एंगल किस किस लाइन के बीच में बन रहा है, एक लाइन ऐसे थी, एक लाइन ऐसे थी, ये बीच का एंगल, ये जो एंगल है एक इस लाइन के बीच में है और एक इस लाइन के। तो ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही थी ए से कहाँ गई थी, डी पर, डी से कहाँ थी, सी पर, ए डी सी ऐसे आ रहा है, देखो ए डी सी, इस तरह से ये एंगल इन्हीं के बीच में आ रहा है 60, ए डी सी। तो ए बी सी किसके बराबर है, एंगल ए डी सी के, और दोनों के आंसर क्या होंगे, 60 डिग्री, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई थी टेबल में, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में, कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल। तो इसलिए हम यहाँ ये बी कॉर्नर वाले एंगल को डी कॉर्नर वाले एंगल के इक्वल ले रहे हैं जो फिगर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी में, ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करी है हमने, आमने सामने के एंगल। आमने सामने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपोजिट। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो साइन बनाया है मैंने, पैरेलल का साइन बनाया है और आगे ग्राम की शॉर्ट फॉर्म लिख दिया जीएम। ये शॉर्ट फॉर्म होती है पैरेललोग्राम की। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमने यहाँ क्या फाइंड कर लिया, हमने इस 60 की हेल्प से इसके सामने वाला एंगल 60 लिख दिया, ठीक। अब ये स्ट्रेट लाइन है एक, अगर आप ध्यान से देखें स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही थी, ऊपर से एक लाइन आ रही थी ये वाली ए टू डी, ये ए था ये डी था, इधर की साइड आपका ई अल्फ़ाबेट है और इधर की साइड आपका डी से किधर जा रहा है, सी पर जा रहा है, तो डी से सी। इधर की साइड आपने 60 फाइंड करा है और इधर की साइड आपको x लिखा है जो फाइंड करना है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे हाफ सर्कल बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें ये जो है हाफ सर्कल बना हुआ नज़र आ रहा है, आधा सूरज। स्ट्रेट लाइन पे जब आधा सूरज बनता है हाफ सर्कल तो वो लीनियर पेयर कहलाता है 180 डिग्री, क्योंकि इसमें दो एंगल आ रहे हैं ना, टू, एक एंगल इधर है और एक एंगल इधर, टू वर्ड का मतलब पेयर, ये लीनियर पेयर है। तो इधर वाले एंगल का नाम क्या होगा, ये जो एंगल है ये कौन कौन सी लाइन के बीच में आ रहा है, एक तो ये लाइन है और दूसरी ये लाइन, इन दो लाइन के बीच में है, तो इसका नाम हो गया ए डी ई, एंगल ए डी ई। प्लस करेंगे इधर की साइड वाले एंगल को, इधर की साइड वाले एंगल का नाम क्या है, ए से डी और डी से सी, ए डी सी, एंगल ए डी सी। दोनों को प्लस करेंगे और इक्वल टू लेंगे 180 डिग्री। जब भी हाफ सर्कल बनता है ना ऐसे हाफ सर्कल, तो वो 180 डिग्री का होता है, तो दोनों को प्लस करके 180 डिग्री होगा और इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर।
तो हमने यहाँ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज़ करा है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज़ पुट करें। ए डी ई इधर वाला था जो कि x है, प्लस इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये इधर वाली साइड का जो एंगल है वो कितना है 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 60 इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60। तो फाइनली जो आपको x का आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 120। तो ये तो हो गया आपका x का आंसर। अब इसमें y भी फाइंड करना है। y फाइंड करने के लिए ना हम पैरेलल लाइन की हेल्प लेंगे, क्योंकि ये फिगर जो बीच वाली है ये पैरेललोग्राम है, ऐसा क्वेश्चन की हेडिंग में लिखा था। देखो ये पैरेललोग्राम वर्ड है ना, तो ये जो बीच की फिगर है ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये साइड और इसके सामने आने वाली साइड आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। तो ये लाइन ऐसे स्ट्रेट जा रही थी आगे तक, तो ये पूरी ही लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, किसके, ए बी के। तो हम यहाँ जेड शेप वाली फिगर का यूज़ करेंगे। जेड शेप, ए से बी, ए अल्फ़ाबेट से बी अल्फ़ाबेट तक, फिर बी से कहाँ जाएगा, सी पर, फिर सी से कहाँ जाएगा, एफ पर। और लाइन पैरेलल्स भी थी ये दोनों। तो जेड शेप की जब फिगर बनती है ना, तो उसके अंदर आने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये जो कॉर्नर पे है एंगल बी कोने पे, अगर आप देखें यहाँ बी कोने पे तो क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री। और ये जो सी कोने पे एंगल है इधर की तरफ, सी कोने पे इधर की तरफ, ये क्या है, वाई। तो जेड शेप वाला एंगल इंटीरियर अल्टरनेट कहलाता है और इनकी वैल्यू बराबर होती है। इसका नाम क्या होगा, ए से बी और बी से सी। तो ये जो 60 डिग्री वाला एंगल है ए बी सी है, ये एंगल ए बी सी। इसका आंसर बराबर लिया जाएगा एंगल जो बी से सी आया फिर सी से एफ, वाई वाला जो एंगल है इसका नाम क्या होगा, बी सी एफ, क्योंकि ये एंगल सी के ऊपर बन रहा है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में दबा हुआ है ये। तो आंसर इसका नाम क्या लिखेंगे, एंगल का नाम, एंगल बी से शुरू होगा, बी से सी जाएगा, फिर सी से एफ, एंगल बी सी एफ। ये दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो है एंगल, ये कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दिया कि ये जो 60 है ये y का आंसर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y का आंसर, यहाँ से क्या आ गया, 60। तो फाइनली x का आंसर भी मिल गया हमें 120 डिग्री और y का आंसर भी मिल गया हमें कितना, 60 डिग्री। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में ये फिगर दी है आपको, और इस फिगर को भी इन्होंने हेडिंग में लिख के क्या बताया कि ये कौन है, ये पैरेललोग्राम है। तो हमें यहाँ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करना है और x और y को फाइंड करना है। तो x और y फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम, आप ये जो 50 है ये 50 आप इधर ले आए जेड शेप की प्रॉपर्टी से। देखो ये रहा, ए से बी, फिर बी से डी और फिर डी से सी, ये जेड बन रहा है और ये आमने सामने की साइड पैरेललोग्राम की पैरेलल भी होती हैं। तो ये जो जेड बन रहा है ना पार्ट नंबर 2 में, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो हम यहाँ जेड शेप प्रॉपर्टी हेल्प लेंगे, ए अल्फ़ाबेट से बी, फिर बी से डी, फिर फाइनली डी से सी। बी कॉर्नर पे यहाँ जो है वो 50 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर भी फिर क्या आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं। इसका नाम क्या है एंगल का, इस कॉर्नर वाले एंगल का नाम है एंगल ए बी डी। 50 वाले का क्या नाम है, ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल लिया जाएगा एंगल जो इधर बन रहा है डी कोने पे। इसका नाम कैसे लिखेंगे, शुरुआत बी से करेंगे, बी से डी, फिर डी से सी, तो नाम हो गया बी डी सी, एंगल बी डी सी। दोनों के आंसर कितने होंगे, 50 डिग्री। तो मैं यहाँ फिगर में लिख दूंगा कि ये एंगल भी हमारा कितना आ गया, ये रेस करके लिखता हूँ यहाँ, ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया कितना, 50। ये जो है ये आ गया आपका कितना, 50 डिग्री। ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल।
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब अगला वर्क क्या करेंगे, आप यहाँ पर बीच में कोई वर्टेक्स नाम नहीं लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट डाल दें, लेट्स से दिस इज़ ओ अल्फ़ाबेट, कैपिटल ओ। ठीक है, एग्ज़ाम में ये फिगर ज़रूर ड्रॉ करनी है और कौन सी जगह आप ओ ले रहे हैं ये मेंशन करना ज़रूर है, कंपलसरी है। तो आपको फिगर बनानी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर आपने ओ अल्फ़ाबेट लिया, क्योंकि क्वेश्चन में तो है नहीं, तो आपको फिगर बना के ड्रॉ करके दिखानी पड़ेगी कि किस प्लेस पर आप ओ पुट कर रहे हो। ठीक है, तो ये फिगर ज़रूर बनाएं और यहाँ मेंशन करके दिखाएं कि ये ओ है। अब आप ये ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल DOC, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को फॉलो करें, कुछ इस तरह से है DOC। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल DOC। अब जो हम वर्क करेंगे वो ट्राइंगल DOC में वर्क करेंगे। ये कॉर्नर वाला एंगल हमने अभी अभी फाइंड करा था ऊपर 50 डिग्री का, ये ऑलरेडी गिवन था कितना 100, और यहाँ पर लिखा है x जो हमें अब फाइंड करना है। तो ट्राइंगल DOC में सारे एंगल्स को हम ऐड करके 180 डिग्री लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्राइंगल की। ठीक है, तो ट्राइंगल DOC में जो D कोने का एंगल है उसका नाम कैसे लिखेंगे, जो D कोने का एंगल है उसका नाम लिखने के लिए आप O से शुरू करो, O से D, फिर D से C, क्योंकि जो 50 डिग्री का एंगल है ना वो इस लाइन और इस लाइन के बीच में दब रहा है, जोन सी लाइन के बीच में आता है उन्हीं लाइन को फॉलो करना है। यहाँ O था तो O से सबसे पहले D, फिर D से C, तो एंगल का नाम क्या हो गया, एंगल ODC प्लस C कोने वाले एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, O से शुरू करेंगे, O to C, फिर C to D, OCD, एंगल OCD प्लस अब हम O वाले एंगल का नाम लिखेंगे जो O कोने पर बन रहा है, उसको हम D से स्टार्ट कर लें, O को बीच में लेंगे, D से शुरू होके O पर जाएगा, D से O, फिर O से C, तो क्या नाम हो गया, एंगल DOC। तो तीनों एंगलों के नाम लिख दिए हमने। अब इन तीनों एंगलों को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस, ये D कोने वाला एंगल क्योंकि बीच में D आ रहा है, इसमें बीच में C आ रहा है तो ये C कॉर्नर वाला एंगल, इसमें बीच में O आ रहा है तो ये O कॉर्नर वाला एंगल, तीनों को प्लस करके क्या लेंगे 180 डिग्री। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंगल सम प्रॉपर्टी, जो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो यूज़ करी है, तीनों एंगलों को ऐड करके 180 लिया जाता है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, D कोने वाला एंगल कितना है 50, C कोने वाला एंगल कितना है x, O कोने वाला एंगल कितना है 100, और इक्वल टू में क्या लेंगे 180, 50 और 100 ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 150 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 150 को आप उधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो फाइनली x का आंसर कितना आ जाएगा 30। तो ये आ गया आपका x। अब क्वेश्चन में x के साथ साथ आपको y भी फाइंड करना है, तो हम यहाँ फिलहाल x पे लिख देते हैं कि हमारा x आंसर कितना आ गया, x आ गया 30। तो यहाँ लिख देते हैं फिगर में दिस इज 30 और ये क्या था 50 था आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको y फाइंड करना है, एंगल y वाला। तो y फाइंड करने के लिए आप दोबारा से ट्राइंगल लें, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, A से D, D से C और फिर C से A, ये पूरा ट्राइंगल ले लो। यहाँ मैं बना के दिखा देता हूँ, देखो A से कहाँ जा रहा है D पर, D से कहाँ जा रहा है C पर, फिर A से C, ये लाइन, ये ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे और इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि A कोने पे ये जो एंगल है ये कितना एंगल है 40, जो D कोने पे एंगल आ रहा है ना A से D लाइन, फिगर में देखो ध्यान से, ये मैं इरेज करता हूँ, A से D लाइन फिर D से C लाइन, इन दो लाइंस के बीच का एंगल y भी लिखा हुआ है और नीचे 50 भी लिखा हुआ है, तो पूरा एंगल कितना होगा ये वाला, ये होगा y प्लस 50, y भी होगा प्लस 50 भी होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये फिगर को ध्यान से अगर आप देखें तो ये पूरा एंगल, ऊपर का हिस्सा तो एंगल का क्या है y, नीचे का हिस्सा हमने यहाँ फाइंड करा था, ये इंटीरियर अल्टरनेट से यहाँ कितना आया था, ये 50 आया था, इसलिए मैं जो है यहाँ
y भी ले रहा हूँ और 50 भी ले रहा हूँ, तो इसे प्लस करके लिखूंगा, पूरा एंगल क्या हो जाएगा y प्लस 50। तो यहाँ लिख दिया मैंने y प्लस 50, और इधर कॉर्नर पे क्या था x, और x का आंसर हम फाइंड कर चुके हैं 30। तो इस कॉर्नर पे आपको क्या लिखना है 30 डिग्री का एंगल, ये वाला एंगल कितना है 30। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, तीनों एंगलों को ऐड करके 180 लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है। तो ए वाले कॉर्नर का जब नाम लिखेंगे तो ए को बीच में लिखना, कैसे नाम लिखा जाएगा यहाँ लिखते हूँ मैं, ए वाले कॉर्नर का नाम डी ए सी, डी से ए से सी, ए को बीच में लेना है, एंगल डी ए सी, प्लस जब सी वाले का नाम लिखोगे तो सी को बीच में ले लेना, ए से शुरू करो, ए से सी और फिर सी से डी, तो ये हो गया ए सी डी, एंगल ए सी डी, प्लस डी कोने वाले का नाम लिखना है, जो डी कोने पे आ रहा है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे ए से आएंगे कहाँ डी पर, फिर डी से कहाँ जाएंगे सी पर, तो नाम क्या हो गया ए डी सी, एंगल ए डी सी, तीनों को प्लस करेंगे और इक्वल टू क्या पुट करेंगे 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के सारे एंगल ऐड करें हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अगला वर्क क्या करेंगे, ये बीच में ए अल्फ़ाबेट है ना, यानी ये जो एंगल है ये एंगल ए वाला है, ए कोने पे क्या लिखा है 40, इसमें बीच में क्या है सी अल्फ़ाबेट, तो सी अल्फ़ाबेट वाले कॉर्नर पे 30 लिखा है, यानी ये एंगल जो है 30 डिग्री का है, प्लस इसमें बीच में क्या था डी अल्फ़ाबेट, डी अल्फ़ाबेट जो है उस कॉर्नर पे y प्लस 50 लिखा है, तो हम यहाँ डी वाले को क्या लिखेंगे y प्लस 50, तीनों एंगल की वैल्यू पुट कर दी। अब इक्वल में देखेंगे, इक्वल में क्या चल रहा है, तीनों एंगलों को प्लस करके इक्वल टू 180 होता है, तो हम भी यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल टू 180, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 50 120, बचा क्या प्लस y बचा और इज इक्वल टू 180। अब 120 को हम उधर ले आएंगे, तो प्लस का 120 उधर आगे माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, और जब आप इन्हें माइनस कर दोगे तो फाइनली y आ जाएगा कितना 60। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 2 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में ये भी फिगर क्या है, वही फिगर है, हेडिंग में लिखा था कि ये पूरे तीनों पार्ट्स में जो फिगर हैं, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, ये कौन पैरेललोग्राम, तो ये फिगर भी आपकी क्या है पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ये कॉर्नर ए है, ये कॉर्नर बी, इस कॉर्नर पे कुछ नहीं है तो सी ले लेते हैं, इस कॉर्नर पे कुछ नहीं है डी, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया है तो ई डाल देते हैं, इस कोने पे एफ, ये कॉर्नर जी और ये कॉर्नर एच, सारे कॉर्नर्स पे हमने अल्फ़ाबेट पुट कर दिए। अब आपको प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेनी है एक्स और वाई फाइंड करने के लिए, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल होती है, तो हम यहाँ z बना लेते हैं, ई से शुरुआत करेंगे, ई से ए जाएंगे, फिर ए से डी आएंगे और फिर डी से कहाँ चले जाएंगे सी की तरफ। तो यहाँ आपको Z शेप की फिगर नज़र आ रही है, जिसमें यहाँ 80 डिग्री है, तो फिर इधर की साइड भी क्या होएगा 80 आएगा, तो ये एंगल कितना आ गया 80 डिग्री का एंगल Z शेप का है ना। तो इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम है EAD, एंगल EAD, इक्वल लेंगे एंगल डी कॉर्नर वाले का, तो शुरुआत ए से करेंगे ADC, जिस कॉर्नर वाले का नाम लिखते हैं वो बीच में लिया जाता है, तो ए से शुरू करेंगे ADC, दोनों के आंसर कितने डिग्री के होंगे 80 डिग्री, Z है तो इसको हम क्या बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब अगला वर्क क्या करना है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करो। देखो ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी, स्ट्रेट लाइन ए से एफ तक, वो लाइन बनाते हैं हम, ए बीच में एक जगह क्या आया डी, फिर डी के आगे जाके क्या आया एफ, डी से एक लाइन इधर गई थी सी पर और ये आधा गोला बन जाएगा,
जिसमें ऊपर की साइड तो लिखा है 80 जो हमने फाइंड करा और नीचे की साइड लिखा है y, तो आधा गोला कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। इसका नाम क्या लिखोगे, एंगल ADC, प्लस करेंगे नीचे वाला हिस्सा, इसका नाम क्या लिखेंगे, C से शुरू करेंगे, CDF, एंगल CDF, दोनों को प्लस करेंगे और इज इक्वल टू क्या लेंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है। आधा गोला कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, और दो एंगल आने की वजह से पेयर वर्ड आ रहा है, लीनियर पेयर। ADC का आंसर 80, CDF का आंसर पता नहीं था, y लिखा है, तो y को अकेले बनाएंगे तो 180 माइनस 80, फाइनली हमें आंसर y का क्या मिल जाएगा 100। तो यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू 100। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, x को फाइंड करने के लिए आप पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं वो प्रॉपर्टी यूज़ करो। ये पैरेललोग्राम था ABCD, जिसमें D कॉर्नर पे 80 है, तो इसके सामने B कॉर्नर पे भी क्या लेंगे 80। ADC, एंगल ADC इक्वल लेंगे एंगल ABC के, दोनों कितने डिग्री का होगा 80 डिग्री का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी यूज़ करी और यहाँ पर भी एंगल 80 डिग्री का आ गया। तो फिगर में लिख देते हैं ये एंगल इधर चला गया 80 डिग्री। अब यहाँ एक क्रॉस शेप की फिगर बन रही है, देखो क्रॉस एक्स बन रहा है, ऐसे आ रहा है G से, ये G था, G से कहाँ गया B, फिर B से कहाँ गया C, G बीच में B और यहाँ C, और एक लाइन ऐसे जा रही थी A से B और B से H, ABH। इधर का एंगल कितना है 80, तो सामने वाला जो x है ना वो भी क्या होगा 80। ये आमने सामने के एंगल है, क्रॉस बन रहा है, जब क्रॉस बनता है ना तो क्रॉस में आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, इनकी वैल्यू बराबर होती है। तो इधर x वाले का क्या नाम लिखा जाएगा GBH, एंगल GBH, GBH इक्वल लेंगे एंगल 80 वाले का नाम लिखते हैं, A से शुरू करेंगे ABC, GBH और ABC बराबर बराबर होंगे 80 डिग्री के, क्योंकि ये कैसे एंगल है, x बन रहा है, आमने सामने आ रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो प्रॉपर्टी का नाम नीचे लिख देते हैं, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से हमें x का आंसर क्या मिल गया, ये 80 इधर आ गया, आमने सामने है ना, तो x आंसर आ गया 80 डिग्री। तो x है 80 और y हमने यहाँ फाइंड कर दिया था कितना 100। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल की फिगर दी है, तो यहाँ पर हम जो है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डायगोनल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। यहाँ पर x और y फाइंड करना है आपको। तो ये जो डायगोनल है D से लेकर B तक का, ये पहला डायगोनल है, और A से C ये दूसरा डायगोनल है। ये जो दोनों डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल में, ये इक्वल लेंथ के होते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे AC डायगोनल जो है वो इक्वल है BD डायगोनल के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हमने यहाँ डायगोनल की प्रॉपर्टी पहली यूज़ करी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी डायगोनल की यूज़ करेंगे। डायगोनल की एक प्रॉपर्टी और है, जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर। ये पॉइंट आपका O से डिनोट हुआ है, तो दोनों डायगोनल जो है ना वो आधे आधे हो जाते हैं। सपोज करो कि ये जो पूरा डायगोनल है ये 8 सेंटीमीटर की लेंथ का था और दूसरा भी इक्वल है उसके, तो वो भी कितनी लेंथ का है 8। तो दोनों डायगोनल जो 8 सेंटीमीटर की लेंथ के हैं वो एक दूसरे को आधा आधा कर देते हैं। 8 का 4 इधर हो जाएगा हाफ और 4 उधर हो जाएगा।
तो पूरी लेंथ जो है ना बी डी वो हाफ हाफ हो जाती है। ऐसे ही पूरी लेंथ ए सी जो है वो भी हाफ हाफ हो जाती है। ये भी 8 था तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4। तो अगली प्रॉपर्टी हम यही यूज़ करेंगे कि दोनों डायगनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले डायगनल की बात करें, पहला डायगनल है डी से बी तक, डी से लेके बी तक। ये आधा हो गया कौन सी जगह पर, ओ वाली प्लेस पर। ओ प्लेस पर हाफ इधर की साइड हो जाएगी, हाफ इधर की। तो इधर की साइड क्या है, डी से ओ तक। तो डी ओ और ओ बी, आप क्या लिखेंगे कि जो डी ओ की लेंथ है वो बराबर है ओ बी की लेंथ के। और ये दोनों किसके बराबर होंगी, ये दोनों जो हैं टोटल लेंथ 8 थी तो 4 इधर और 4 इधर। तो किसका हाफ हो गया, पूरी लेंथ जो 8 सेंटीमीटर की है उसका हाफ हो गया 4 4। ये 4 किसका हाफ है, 8 का ही तो हाफ है ना। 4 किसका आधा होता है, 8 का। तो 8 कौन है, पूरी लेंथ। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, जो डी ओ है और जो ओ बी है वो दोनों हाफ हाफ किसकी होंगी, पूरी लेंथ डी बी की। तो इक्वल टू 1/2। 1/2 क्या होता है, हाफ। किसका हाफ, डी बी का। सिमिलरली दूसरा डायगोनल लेंगे, ये जो दूसरा डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल भी ए से लेके सी तक का जो डायगोनल है वो भी ओ वाली प्लेस पर आधा हो जाएगा, 4 इधर 4 इधर। तो ऊपर वाला ए ओ है और नीचे वाला ओ सी। तो आप लिखेंगे ए ओ और ओ सी दोनों बराबर बराबर होंगे और दोनों 4 4 सेंटीमीटर। 4 कौन होता है, 4 8 का हाफ होता है। तो पूरी लेंथ जो थी ना 8 सेंटीमीटर की, जो पूरी लेंथ थी ए सी, उस ए सी का आधा इधर आ जाएगा और आधा इधर। तो ये जो दोनों लेंथ है ये क्या है, हाफ। 1/2 किसका हाफ है, ए सी का। यहाँ पर हम दोनों जगह पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी डायगोनल की यूज़ करी हमने कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, हाफ हाफ कर देते हैं। ठीक है, अब अगला वर्क क्या करेंगे, अगला वर्क आप जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा था दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं उसका यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ ये जो पूरा डायगोनल है बी डी और ये जो पूरा डायगोनल है ए सी, इसको लिखते हैं दोबारा से कि ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल इक्वल थे। ऊपर हमने यहाँ शो करा था, देखो कि ए सी और बी डी एक दूसरे के क्या है, इक्वल। इसलिए सो वी कैन से हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब पूरी लेंथ ए सी और पूरी लेंथ बी डी सेम है, इक्वल हैं, तो आधी आधी भी क्या होंगी, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने बताया था ए सी क्या थी, 8 सेंटीमीटर, ए सी 8 और बी डी भी 8। तो आधी क्या होगी, जब दोनों ही 8 सेंटीमीटर की है, ये भी 8 है ये भी 8 है, तो ए सी का आधा 4 होगा, बी डी का भी आधा 4 होगा। तो 4 4 भी तो इक्वल आएंगे ना। तो जब पूरी लेंथ आपस में इक्वल होती है तो आधी आधी भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना, फुल लेंथ इक्वल है तो हाफ हाफ भी इक्वल मानी जाएगी। तो ए सी और बी डी बराबर थी तो आधी ए सी और आधी बी डी भी बराबर होगी। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, जो हाफ ऑफ ए सी है उसके आंसर हम बना चुके थे। कहाँ बना चुके थे, ये देखो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा हाफ ऑफ ए सी। हाफ ऑफ ए सी का आंसर क्या है, ए ओ और ओ सी। तो हम क्या करते हैं, ये जो हाफ ए सी है इसके नीचे इसका आंसर लिख देते हैं कि हाफ ए सी का आंसर ए ओ बराबर ओ सी है। फिर ये वाला इक्वल का साइन लगाओ। अब आ जाओ हाफ बी डी पे। ये जो हाफ बी डी है, हाफ बी डी के नीचे आप हाफ बी डी का आंसर लिखोगे। ये रहा हाफ ऑफ बी डी, इसका आंसर क्या है, डी ओ एंड ओ बी। तो आप क्या लिखोगे इसके नीचे, डी ओ इक्वल ओ बी। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, हमने यहाँ ऑब्जर्व करा कि ये जो सारी लेंथ है ना, देखो ये पूरी 8 थी, एग्जाम्पल लिया था हमने कि ये पूरी 8 है तो ये पूरी भी 8 हुई थी। फिर हमने आधा इधर कर दिया था 8 का 4 और आधा इधर कर दिया था 4। ऐसे ही ये पूरी 8 भी आधी इधर हो गई थी 4 और आधी इधर हो गई थी 4। तो ये सारी की सारी लेंथ बराबर ही तो दिख रही है ना, देखो 4 4 सेंटीमीटर की तो दिख रही है। यानी ये सब आपस में क्या है, इक्वल। कौन कौन, ए ओ, ओ बी, ओ डी, ओ सी। तो यही चीज़ हमने यहाँ प्रूव करी है कि ए ओ, ओ बी, ओ डी, ओ सी ये सब क्या है, आपस में इक्वल है। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, हम ट्राइंगल लेंगे जिसमें 100 डिग्री का एंगल है। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ओ सी।
ये वाला ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल का नाम लिखते हैं इन ट्राइंगल DOC। ये जो DOC ट्राइंगल है इसमें आप दो साइड की लेंथ इक्वल लोगे। कौन कौन सी? DO और OC। मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ अलग से। ये ट्राइंगल हमने बना लिया, यहाँ कॉर्नर पे D था, यहाँ O, यहाँ C, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है 100 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पर ऊपर हमने ये चार लाइनें इक्वल दिखाई थी, AO, OC, DO, OB, ये सब आपस में क्या है इक्वल। इन चार में से दो लाइन इस ट्रायंगल के अंदर दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी? एक तो DO ये वाली और एक OC ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हैं। क्यों हैं ये बराबर? ये हमने शो कर रखा है। देखो इस लाइन में, इस स्टेप में हमने चारों लेंथ आपस में इक्वल दिखाई हुई हैं। तो इन चारों में ये दो लेंथ भी दिख रही हैं, इनकी लंबाई आपस में क्या है इक्वल। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल DOC, DO लेंथ और OC लेंथ जो है ना वो बराबर है। ऐसा हमने ऑलरेडी प्रूव्ड कर रखा है ऊपर, प्रूव्ड अबव। ये लेंथ इक्वल कहाँ से आई? ये हमने ऊपर यहाँ प्रूफ की हुई थी, उसका रीज़न हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उस ट्राइंगल में दो एंगल्स भी इक्वल होंगे जो उन साइडों के सामने आएंगे। ये प्रॉपर्टी होती है क्या? जो एंगल अपोजिट में होते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं। तो देखो आपकी साइड DO थी, इसके ठीक सामने C वाला कॉर्नर है, तो ये जो एंगल है ना C कॉर्नर वाला, ये एंगल इक्वल माना जाएगा जो दूसरी साइड के सामने आएगा। दूसरी साइड OC थी, OC साइड के ठीक सामने कौन सा एंगल है? D कॉर्नर वाला। तो ये जो दोनों कॉर्नर के एंगल है ना ये आपस में इक्वल होंगे। ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की कि जब ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने दो साइड तो इक्वल लिख दी कि इस ट्राइंगल के अंदर DO की लंबाई और OC की लंबाई बराबर है। अब हम एंगल लिखेंगे जो DO के सामने है। DO लेंथ ये वाली है, इसके ठीक सामने की तरफ C कोना है, तो C कोने वाले एंगल का नाम लिखेंगे आप। C कोने वाले एंगल का नाम लिखने के लिए ना आप O से स्टार्ट करोगे या फिर D से। C को बीच में लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखोगे O से C फिर C से D, ये C कोने वाले एंगल का नाम हो गया। तो OCD आप क्या लिखोगे यहाँ पर? एंगल OCD, या फिर आप लिख सकते हो एंगल DCO। C को बीच में रखना बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो आप एंगल DCO बराबर लिया जाए वो एंगल जो OC लाइन के सामने है। अब हम वो एंगल लिखेंगे OC के अपोजिट में जो आएगा, अपोजिट मीन्स सामने। तो OC लाइन ये रही, इसके ठीक सामने कौन सा कोना है? D कोना। तो D कोने वाले एंगल का नाम लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे O से शुरू करके, O से D फिर D से C, तो नाम हो जाएगा एंगल ODC। तो ये दो एंगल हमने आपस में क्या कर दिए? इक्वल कर दिए। क्यों कर दिए इक्वल? उसका रीज़न ये है कि जब ट्राइंगल में दो लेंथ DO और OC इक्वल थी, इसके कारण इसके सामने वाला एंगल और OC के जो सामने एंगल है वो भी बराबर होंगे। अब हम इसकी रीज़न हम ब्रैकेट में लिखते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है जो एंगल अपोजिट होते हैं, अपोजिट मीन्स सामने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम। जो एंगल अपोजिट में होंगे इक्वल साइड्स के वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब आप अगला वर्क क्या करेंगे? आपने ट्राइंगल के अंदर ये बता दिया कि ये जो कॉर्नर पे एंगल है और ये जो कॉर्नर पे एंगल है ये इक्वल है, लेकिन आंसर तो इनका पता नहीं। जैसे O वाले कॉर्नर का आंसर पता है कि ये 100 डिग्री का है, बट ये कितने कितने हैं ये नहीं पता। तो आपको इन्हें लेट करना पड़ेगा। लेट, मान लो कि जो एंगल DCO बराबर है एंगल ODC के, उन दोनों के आंसर क्या है? A, अल्फ़ाबेट A मान लिया। X क्यों नहीं माना? अब आप पूछेंगे सर के लेट तो X करते हैं, A क्यों माना? भाई X अल्फ़ाबेट ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम कोई नया अल्फ़ाबेट मानेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ A मान लिया, इधर भी और इधर भी। अब आप ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है सारे एंगल्स को ऐड करके ट्राइंगल के 180 होते हैं। तो आप तीनों एंगलों के नाम लिखोगे। जब O वाले एंगल का नाम लिखोगे तो लिखा जाएगा DOC, एंगल DOC
प्लस जब आप सी वाले वर्टेक्स का एंगल लिखोगे तो लिखा जाएगा ओ से शुरू करके ओ सी डी, प्लस डी वर्टेक्स वाले का जब नाम लिखोगे तो लिखा जाएगा ओ डी सी, एंगल ओ डी सी। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब अगला वर्क क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट कर दोगे। DOC की कितनी वैल्यू है, फिगर में देखो DOC बीच में O आ रहा है अल्फ़ाबेट, जो बीच में अल्फ़ाबेट होता है ना वो कोने वाला एंगल लिखना है। O पे 100 था तो इसके नीचे आप लिखेंगे 100 डिग्री। ये C है बीच में तो C वाले कोने पे क्या है A, ये D कॉर्नर वाला है तो D पे क्या है A। तीनों को प्लस करके क्या लिखेंगे 180। 100 को आप उधर ले आओगे तो उधर आगे माइनस हो जाएगा तो 180 माइनस 100 और इधर रह जाएगा A प्लस A जो कि क्या हो जाएगा 2A। अब 2A को तो ऐसे ही लिखो, 180 में से जब आप 100 को माइनस करोगे तो 180 माइनस 100 का आंसर आ जाएगा 80। अब 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो A इज इक्वल टू 80/2, आंसर आ जाएगा 40। तो फाइनली जो हमारा A का आंसर आया वो 40 आया। और एक कौन सा एंगल था, एक तो ये कॉर्नर वाला एंगल जिसका नाम है ODC, एंगल ODC, और दूसरा सी कोने वाला एंगल A था जिसका नाम है OCD। इन दोनों के आंसर 40 हैं। तो हम यहाँ फिगर में मेंशन कर देंगे जो मेन फिगर थी। एग्जाम में आपको ये मेन फिगर ड्रॉ जरूर करनी है, जो क्वेश्चन पेपर में फिगर बनी हुई आती है वो आपको अपनी आंसर शीट में भी ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। और आप यहाँ पर फिगर में लिखेंगे कि ये हमने फाइंड कर लिया 40 और ये भी हमने फाइंड कर लिया क्या 40, दोनों के आंसर 40 आ गए। अब x और y फाइंड करने की बारी है, इन्हीं की मदद से आएंगे x भी और y भी। आप क्या करें, आप जो है ना कॉर्नर वाला एंगल L शेप में जो है, ये L शेप में रेक्टेंगल फिगर है तो रेक्टेंगल फिगर में कॉर्नर वाला जो एंगल होता है वो 90 होता है। देखो L शेप ये बनाया मैंने, ऊपर से A लिया, नीचे D था और D से कहाँ गया C। फिर हम ये वाली लाइन भी लेंगे, ये वाली लाइन भी लेंगे हम, ठीक है। फिलहाल तो हम पहले इस पूरे एंगल का 90 डिग्री का आंसर देते हैं। ये एंगल क्या है ADC, आप लिखेंगे एंगल ADC जो है ना वो 90 है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा लेकिन ये एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ADC जो है वो 90 क्यों है, क्योंकि ईच इंटीरियर एंगल, ईच वर्ड का मतलब हर एक, इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, हर एक अंदर वाला एंगल रेक्टेंगल का, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। हर एक अंदर वाला एंगल रेक्टेंगल का 90 होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बीच की लाइन भी ले लेंगे जो कहाँ पर जा रही थी, O पर जा रही थी। देखो ये जा रही थी ना लाइन O पर, इस लाइन के ऊपर की तरफ x है और नीचे की तरफ 40 है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x और यहाँ पर हम लिख देते हैं 40। तो आप ADC के नीचे दोनों एंगलों को प्लस करो। हम क्या कर रहे हैं, हम ये पूरा एंगल जो था ना, पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री वाला, ये जो पूरा का पूरा एंगल है इसको दो टुकड़ों में बांट रहे हैं। ऊपर वाला टुकड़ा x है और नीचे वाला टुकड़ा 40 है। तो हम यहाँ ADC को जो दोनों हिस्से हैं इनको जोड़ कर दिखाएंगे। नीचे लिखेंगे ये x भी है प्लस 40 भी है। तो ये ADC के नीचे हमने लिख दिया कि ADC जो है x और 40 को जोड़कर बनाया गया है और इक्वल में क्या चल रहा है 90 डिग्री। अब ये 40 इधर आ जाएगा आपका, तो x बराबर 90 माइनस 40, और जब आप 90 में से 40 को माइनस करोगे तो आपका आंसर x का कितना आ जाएगा 50। तो फर्स्ट चीज़ तो आपकी आ गई, जो पार्ट में आपको फाइंड करना था x और y, उसमें से x आ गया आपका कि x कितना है 50। तो हम यहाँ पर फिगर में लिख देंगे कि x का आंसर 50 है। यहाँ पर लिख देते हैं हम x इज 50। अब बारी है y को फाइंड करने की। तो y को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, z शेप की फिगर बनाएंगे। देखो कौन सा z, ये मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। z इस तरह से a से b, फिर b से d, फिर d से c, ये एंगल लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ हम अलग से फिगर बना लेते हैं, जैसे मैंने ये सब अलग फिगर बनाई थी इस तरह से इसकी भी अलग फिगर बना लेते हैं। z ऐसे, यहाँ पर a था, यहाँ पर b, a से b, b से d,
और फिर डी से सी। ठीक है, यहाँ पर आपका y लिखा हुआ है, इधर आपका क्या है y, बीच में एक अल्फ़ाबेट है O। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ एक अल्फ़ाबेट आ रहा था, ये O, फिर O से नीचे गया था और यहाँ एंगल कितना था 40। ये एंगल आपका कितना है यहाँ पर 40 डिग्री। अब हम Z शेप वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। Z शेप वाली प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है। Z जब बनता है तो उसको हम बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करनी है। तो ये वाला एंगल तो हो गया A से B, B से O, एंगल ABO। तो आप लिखेंगे एंगल A, इधर लिख लेते हैं, यहाँ स्पेस कम है, ये मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ये इधर एंगल ABO बराबर लेंगे, किसके बराबर लेंगे, जो इधर नीचे की तरफ बन रहा है ODC, एंगल ODC। दोनों के आंसर बराबर होंगे क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, ये हैं Z शेप वाले इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है, तो Z जब बनता है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर जो Y था ये इस 40 के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली हमें Y का आंसर भी मिल गया कि Y कितना है आपका 40 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 12th के फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं 12th के सेकंड पार्ट पे। सेकंड की फिगर ये रही, मैं ये इरेज कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में भी आपको रेक्टेंगल ही बोला है, तो हम सबसे पहले फिगर को देख लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा इजी है सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर सेकंड, लेकिन वर्क सारा वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट में किया था। सबसे पहले देखो आप Z शेप, D से C, फिर C से A और फिर A से B। ये जो Z बन रहा है पहले हम इसका यूज़ करें। फिगर कुछ इस तरह से है, D C, बीच में एक अल्फ़ाबेट O है, यहाँ A यहाँ B। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 68 डिग्री और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है x + 36। ये फिगर है। तो Z शेप वाली फिगर को मैंने आपको क्या बताया था कि अभी पिछले पार्ट में हमने कराया, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल DCO, एंगल DCO किसके बराबर लिया जाएगा, एंगल OAB के, एंगल OAB। Z है ना, तो एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, DCO ये वाला एंगल था जिसका आंसर x + 36 है, तो इसके नीचे लिख देते हैं हम x + 36 है इसका आंसर। इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे। OAB ये वाला एंगल है जिसके बीच में A आ रहा है ना, देखो, तो A वाले कोने पे क्या है 68, तो वो लिख देंगे। 36 को हम इधर लाके माइनस कर देंगे, तो x = 36 उधर जाके माइनस हो जाएगा 68 में, तो ये आ जाएगा 68 - 36। और जब आप इन्हें माइनस कर दोगे तो आपको x का आंसर मिल जाएगा 32 डिग्री, x बराबर 32 डिग्री। तो ये तो आपका फर्स्ट वैल्यू आ गई x की जो फाइंड करनी थी। अब बारी है y को फाइंड करने की। y इधर दिया है, इसमें हम वही सारा वर्क करेंगे डायगोनल्स वाला जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी सीखा था। यहाँ क्या, पहले आप दोनों डायगोनल ले लो पूरे। ये देखो, यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहला डायगोनल A से C है और दूसरा डायगोनल D से B है। ये दोनों डायगोनल रेक्टेंगल के हैं, इसलिए इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, AC की लेंथ और DB की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी भी हम डायगोनल की ही यूज़ करेंगे, क्या, कि ये जो पूरा डायगोनल है ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, AO यहाँ से यहाँ तक AO और दूसरा O to C। ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हाफ। ठीक है ना, अगर पूरी लेंथ
8 होगी, जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था, सपोज करो ये पूरी 8 है तो ये पूरी भी क्या मानी जाएगी, 8 ही मानी जाएगी। और दूसरी प्रॉपर्टी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वाली क्या है कि ये जो पूरी 8 है ना, ये आधी आधी हो जाएगी, 4 इधर हो जाएगी और 4 उधर। तो आप क्या लिखोगे कि जो AO है और जो OC है वो हाफ हाफ है, AO बराबर लिया जाएगा OC के, और दोनों हाफ हाफ है। किसके हाफ है, पूरी लेंथ AC के हाफ, तो हाफ ऑफ AC। इसी तरह दूसरा डायगोनल लेंगे, जो D से O तक का डायगोनल है और जो O से B तक का है वो भी हाफ हाफ होंगे। तो आप क्या लिखोगे कि DO बराबर लिया जाएगा OB के, और दोनों हाफ हाफ होंगे। किसके हाफ होंगे, जो पूरी लेंथ D से B तक की है, क्योंकि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमने ये डायगोनल की दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर ली कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ करते हैं। अब हम ये जो पहला स्टेप था ये वापस दोबारा यूज करते हैं। हम लिखते हैं कि AC और BD बराबर हैं। ऊपर हमने लिखा था कि AC एंड BD आर इक्वल। तो जब पूरी पूरी बराबर है तो आधी आधी भी बराबर मानी जाए। तो हम क्या करते हैं, हम 100 लिखेंगे। 100 मीन्स इसलिए क्योंकि ये पूरी पूरी बराबर है, इसलिए आधी AC और आधी BD भी बराबर होंगी। ठीक है ना, BD लिख दो या DB लिख दो, एक ही बात होती है। मैंने ऊपर DB लिखा था, यहाँ BD लिख रहा हूँ, मीनिंग चेंज नहीं होगा। BD भी लिख सकते हो और DB भी लिख सकते हो, दोनों सेम मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो जब पूरी पूरी इक्वल है तो आधी आधी भी इक्वल होगी। अब हाफ AC के नीचे आप हाफ AC के जो आंसर थे, ये क्या आंसर थे हाफ AC का, AO और OC, वो लिख दो कि AO बराबर OC है, हाफ AC का आंसर। अब इक्वल के नीचे इक्वल लगाओ। हाफ BD के दो आंसर थे, ये हमने यहाँ निकाला था, DO बराबर OB, वो यहाँ लिख दो। ठीक है, तो इस सेंटेंस में, इस स्टेप में आपको क्या नजर आया, इस स्टेप में आपको नजर आया कि ये सब ही आपस में क्या है, इक्वल है। कौन कौन सी सब, ये मैं यहाँ आपको फिगर में शो कर देता हूँ कौन कौन सी इक्वल है आपस में। अब O से C तक की, O से A तक की, O से D तक की और O से B तक की, ये चारों आपस में क्या है, इक्वल। अब हम ना एक ट्राइंगल लेंगे जिसमें Y आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को यूज़ करेंगे हम। नाम है ट्राइंगल का AOB, इन ट्राइंगल AOB। फिगर कुछ इस तरह है, AOB। इस ट्राइंगल में यहाँ Y लिखा है और यहाँ 68। इस ट्राइंगल के अंदर AO की लंबाई और OB की लंबाई ना बराबर है। देखो मैंने यहाँ लिखा था AO इज इक्वल टू OB, ये सभी ही आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे, इस ट्राइंगल के अंदर AO बराबर आ रही है OB के, प्रूव्ड अबव। इसका रीज़न है ये हमने प्रूव्ड किया है खुद, अबव, अबव मीन्स ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। ऊपर मतलब पिछले स्टेप्स में, जैसे यहाँ स्टेप में प्रूव करा है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, प्रूव्ड अबव। अब किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड अगर इक्वल होती हैं तो उनके सामने के दो एंगल भी इक्वल होते हैं। मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया था आपको। तो जो AO लाइन है इसके सामने का एंगल B कोने वाला है, तो हम AO के नीचे एंगल कौन सा लिखेंगे, जो B कोने का है, जिसका नाम है ABO। B को बीच में लिखना है। ये जो AO था ना, इस A को एक कोने में लिखो, इस O को दूसरे कोने में लिखो, और जो अल्फ़ाबेट बच रहा था वो अल्फ़ाबेट बीच में लिख दो। ये सबसे इजी वे है। अगर आपको किसी साइड, ट्राइंगल की किसी साइड के सामने का एंगल लिखना है तो आप क्या करोगे, जो साइड में दो अल्फ़ाबेट आ रहे थे वो दो कोनों पे लिख दो और बीच में तीसरा अल्फ़ाबेट ट्राइंगल का लिख देंगे। ठीक है, इक्वल। अब OB लाइन के सामने का एंगल लिखना है तो वो भी ऐसे ही लिखो। कैसे, एंगल एक कोने पे O, दूसरे कोने पे B, बीच में वो अल्फ़ाबेट डाल दो जो ट्राइंगल का अल्फ़ाबेट बच गया। O लिख चुके हो, B लिख चुके हो, A ही तो बचा ना, तो एंगल OAB जो कि A कोने वाला है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या यूज़ करा, ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल आ रही थी, तो इन साइड्स के नीचे हमने इन साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल लिख दिए और दोनों के आंसर 68 होंगे। A कोने वाला जो इसके सामने था, A कोने वाला, वो 68 है, तो इस लाइन के सामने का जो B कोने का एंगल है वो भी कितना होगा, 68। तो दोनों के आंसर कितने हैं, 68 है।
और रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये जो एंगल है ये सामने है, सामने को क्या बोलते हैं, अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ट्राइंगल में दो साइड इक्वल आए तो जो एंगल, ये लिखा ना मैंने, देखो जो एंगल, इसको हिंदी में बताता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बनती है, जो एंगल सामने आएंगे इक्वल साइड्स के वो इक्वल होंगे, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसलिए ये दोनों आंसर 68 68 हो गए। ये 68 था इस कोने पे, तो इस कोने पे भी क्या हो गया 68। अब हम ट्राइंगल के तीनों एंगलों को ऐड करेंगे और 180 लेंगे, क्योंकि ट्राइंगल के सारे एंगलों का सम 180 होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंगल ओ कॉर्नर वाले से, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल जो बी कॉर्नर पे है ओ बी ए, प्लस तीसरा एंगल जो ए कोने पर है ओ ए बी। जिस कोने को लिखना चाह रहे हो ना वो बीच में आएगा, तो ओ से शुरू कर लो या बी से। अगर आप ओ ए बी लिखोगे तो भी ठीक है, अगर आप बी से शुरू करोगे बी ए ओ तो भी ठीक है, क्योंकि बीच में तो ए ही आएगा। तो एंगल ओ ए बी, सम ऑफ ऑल दीज थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के सारे एंगल का सम होता है 180। अब ये ओ वाला एंगल है, बीच में ओ है ना, तो ओ वाला एंगल क्या है y, ये बीच में b है, b वाला एंगल कितना है 68, ये बीच में a है, a वाला एंगल भी कितना है 68, तीनों को जोड़कर 180, y प्लस 68 प्लस 68 करेंगे तो ये हो जाएगा 136 इज इक्वल टू 180। अब y का आंसर बनाएंगे 180 माइनस 136, और जब आप इन्हें माइनस करोगे 10 माइनस 6 4, 17 माइनस 13 4, तो y का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 44 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 12th के सेकंड पार्ट का। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।